Hello aspirants, this is Ankit. Welcome to Asokanan Edu Hub. In this video, we talk about the president and the everything about the president, which is relevant for your upcoming examination, for every types of examination, either PCS or the police, state police, SSC, bank, every types of examination. If the president topic is came, you can understand, you can go through this topic. So let's start the topic. एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अशोकानंद एडू हब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। ओके, चलो, तो इसमें हम सब कुछ देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। हु इज अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होते कौन है, व्हाट हीज और हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इन पॉलिटी में, उन सबको हम यहाँ पर एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हेड ऑफ द स्टेट हैं एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत के पहले नागरिक हैं, ठीक है। फर्स्ट नागरिक हम इन्हीं को कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। भारतीय सशस्त्र बल के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। एंड हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज टू डिसमिस देम। मीन्स डैट कि इनके पास शक्ति है अपॉइंटमेंट द प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं, प्लस अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो और भी मेंबर्स होते हैं उन सब की अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी है वो राष्ट्रपति जी को ही है, ठीक है। और यहाँ तक कि उसको डिसमिस करने की भी जिम्मेदारी राष्ट्रपति जी को ही है, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ फिगर हेड एंड द रिप्रेजेंट द नेशन यूनिटी। मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल से, तो ये क्या कहना चाहता है। प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ फिगर हेड एंड द रिप्रेजेंट्स द नेशन यूनिटी, मतलब नेशन यूनिटी की को एज ए फिगर हेड है। मीन्स डैट सपोज डैट मान लो कि ये एक फैमिली है, ओके। इस फैमिली में ग्रैंडफादर हैं और फादर हैं, सपोज डैट, ठीक है। तो जो भी फैमिली में कोई भी डिसीजन जो लिए जाएंगे वो ग्रैंडफादर से ही लिए जाएंगे, ग्रैंडफादर से ही पूछा जाएगा। और कोई भी इनविटेशन आएगा इस फैमिली में वो भी आपको ग्रैंडफादर के नाम पर ही आएगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रैंडफादर हर मीटिंग को अटेंड करें या हर फंक्शन को अटेंड करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जो इनविटेशन कार्ड आएगा या फिर जो व्यवहार जाएंगे वो सारे ग्रैंडफादर के नाम पर ही जाएंगे, लेकिन उसको ले आएगा कौन, ये होंगे फादर। तो बात समझ में आया। तो वही बोल रहा है कि रिप्रेजेंट एज द फिगर हेड स्टेट के रूप में, मतलब जिस प्रकार फैमिली का मुखिया दादाजी होते हैं उसी प्रकार देश का मुखिया हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, ये कहने का मतलब है। द प्रेसिडेंट्स पावर आर लार्जली सेरेमोनियल, मतलब इनकी सेरेमोनियल पावर है, विथ रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। मतलब हर जगह जो काम करेंगे वो पापा काम करेंगे। पापा मीन्स डैट प्रधानमंत्री और ग्रैंडफादर मीन्स डैट प्रेसिडेंट। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है, ठीक है। चलिए, ऑल्सो क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ द पावर टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। मीन्स डैट कि आपको प्रेसिडेंट का और भी पावर है अपॉइंट करना जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट के जज को और गवर्नर ऑफ स्टेट्स को। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, भारत के राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, इनको समझेंगे हम। तो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कलीज। एक इलेक्टोरल कलीज बनते हैं, कौन कौन से होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ता है। इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि बताओ राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप जान जाओ कि कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे। पहला चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मेंबर्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लिस्टेड असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड द यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी में जो हमारी जो स्टेट्स यूटीज हैं, यूटी जो हैं, वहाँ से आपको लिस्टेड असेंबली की जो स्टेट्स हैं जो आपको दिल्ली और पौंडीचेरी, यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, तो ध्यान दो कि बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस आपको
दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटोरीज, इन दोनों के आपके जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स, ये पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ, अब यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। देयरफॉर, हालांकि दोज नॉमिनेटेड टू द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड द पौंडीचेरी आर नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। मतलब यहाँ की यूनियन यूटीज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के जो आपके मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्लस आपको जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। प्लस स्टेट असेंबलीज में भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और प्लस अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है तो वो उसमें के कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये ध्यान देना है। और यदि आपको जानना है कि किस किस स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं तो उनके लिए हमने इसी चैनल पर एक ट्रिक बनाकर डाला है शॉर्ट्स के रूप में, तो आप वहाँ से इसको गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सर्च यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ डालना है अशोकानंद एडू हब, अशोकानंद एडू हब करके शॉर्ट्स में आइएगा तो आपको इसका ट्रिक मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स of the electoral college vote for the president in the system of proportional representation, जिनको हम आम भाषा में पीआर कहते हैं। पीआर के थ्रू इनका निर्वाचन होता है बाय मीन्स अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसको हम लोग STVS कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, वेयर ईच मेंबर हैज अ सिंगल वोट, हर मेंबर के पास एक सिंगल वोट है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर कैंडिडेट्स इन द सीक्वेंस ऑफ द प्रेफरेंस। जो कि मतलब मान लो कि अगर कोई कैंडिडेट हैं ABC और D, तो इनको प्रीफरेंस वाइज वोट दिया जाता है। उस प्रीफरेंस में जो आपको 50% प्लस एक ज़्यादा सीट जीत जाते हैं फिर उनको हम राष्ट्रपति चुन लेते हैं। इस प्रकार का यहाँ पे सीक्वेंस है। द कैंडिडेट्स हु रिसीव्स द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस प्रकार से उनको राष्ट्रपति बना लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन क्या है, आइए इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एज फॉलो। हाँ, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। अनाउंस द डेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड द इनवाइट्स नॉमिनेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उस एलिजिबल कैंडिडेट्स से आपको क्या बोला जाए, नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कराया जाता है, नॉमिनेशन निकाला जाता है और फिर एक चुनाव आयोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का डेट इन्फॉर्म करता है, अनाउंस करता है। हाँ, कौन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन बन सकता है ना है राष्ट्रपति, तो उनका भारत का एक नागरिक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, उनकी एज 35 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। और दूसरा, एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए की उनमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मान लो लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता क्या होती है, वो होती है 25 प्लस ईयर्स। यदि हम 25 प्लस के हैं तो हम लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान से समझो कि हाँ सही है, पढ़ा लिखा नागरिक होना चाहिए, चलो अच्छी बात है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, चलो अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 35 साल एज होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मेरी एज 35 प्लस है, ऑल्दो भी है नहीं, ठीक है, मैं बहुत नीचे हूँ, बहुत ही ज़्यादा नीचे हूँ, फिर भी तुम समझ जाओ कि 35 प्लस एज है मेरी, और मैं लोकसभा के मेंबर बनने भी योग्यता हूँ और प्लस भारत का नागरिक भी हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक चीज़ जान जाओ कि 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स ये होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सर कि MP और MLA जो हैं हमारे, उनसे मेरी 50 प्रपोजर से और 50 सेकेंडर से मेरी जान पहचान होनी चाहिए। लगभग 100 मेंबर से मेरी जान पहचान होना चाहिए। अगर ये 100 मेंबर कह देते नहीं मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे राष्ट्रपति के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेना चाहिए, तो मैं नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकता हूँ, वरना ऐसे संभव नहीं है। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइजेज द नॉमिनेशंस एंड द पब्लिशेज अ लिस्ट ऑफ द वैलिड कैंडिडेट्स। इसको इलेक्शन कमीशन क्या करती है?
नॉमिनेशन फॉर्म को स्क्रूटाइज करती है और प्लस एक वैलिड कैंडिडेट की लिस्ट को पब्लिश करती है। मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज विच इज मेड अप ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली कास्ट देयर वोट्स यूजिंग अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब ये आपको जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट्स में, अगर उस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो अपने वोट को, एक एक वोट को क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। ठीक है, अब उनकी वोट को काउंटिंग करके सेंटर में लाई जाती है। अब सेंटर में क्या होता है कि उनके वोट को प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके एक एमपी का वोट माना जाता है और फिर एक एमपी जो होते हैं वो फिर वोट करते हैं और इस प्रकार से वोट का कैलकुलेशन होता है और उसके बाद जाकर राष्ट्रपति आपको पता चलता है कौन से राष्ट्रपति आगे चल रहे हैं और कौन से कैंडिडेट एज ए राष्ट्रपति के तौर पर आगे चल रहे हैं और फिर उस प्रकार से उनको राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट विनर होते हैं वो राष्ट्रपति के लिए वैलिड हो जाते हैं। वोट्स आर देन काउंटेड, फिर वोट काउंट की जाती है एंड कैंडिडेट्स हु रिसीव द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी चीज़ों को मैंने बताया आपको अपने शब्दों में। द प्रेसिडेंट इलेक्ट takes the oath of the office and assumes the responsibilities of the president of India। फिर आपको शपथ लेते हैं और फिर assume the responsibility of the president of India। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो उनको क्या करना है कि एक चार्ट पर नोट कर लीजिए और आपको काम आ जाएगा। आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 The executive power of the union shall be vested in the president। एजुकेटिव पावर ऑफ द यूनियन का है वो आपको राष्ट्रपति में ही होंगे। आर्टिकल 54 द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टेंस ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। उसी चीज़ों को हमने आपको डिटेल में बताया है। आर्टिकल 55 मैनर है, राष्ट्रपति का चुनाव का मैनर क्या होगा। 56 प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस अ टर्म ऑफ द 5 years, यहाँ पे टर्म है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे टर्म है 56 में। 57 के अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शंस टू दैट ऑफिस। पूरी कहानी को मैं एक वर्ड में आपको संक्षिप्त कर देता हूँ। 57 कहता है क्या है, री इलेक्शन। ठीक है। 58 क्वालिफिकेशन, 35 ईयर्स एज होना चाहिए, ये सब जो क्वालिफिकेशन है वो यहीं पे चला आता है 58 में। अगला है 59 कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। 60 में ओथ है, 61 में आपको इम्पीचमेंट है, 62 में प्रोविजन रिलेटेड टू द टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये चीज़ है। अगला जो पार्ट वो है क्वालिफिकेशन। टू बी एलिजिबल टू रन फॉर प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया है उनको देख लेते हैं। अच्छा, उनको हम देख लेंगे, आगे बढ़िए। हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पीच्ड, भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच कैसे किया जाता है, कैसे हटाया जा सकता है गद्दी पर से। तो द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट for violation of the constitution, although the constitution does not specify what constitutes such a violation। कहने का मतलब क्या है कि कैसे हटाएं। और एक बात और जान जाइएगा कि एक मात्र इम्पीच्ड वर्ड जो है, इम्पीचमेंट वर्ड जो है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए ही आता है। और भारत का ये सौभाग्य है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। ये भारत के लिए, भारत की लोकतंत्र का एक अच्छा और जागरूक नमूना है। मतलब मैं क्या बोलूँ, इसको पॉजिटिव सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, इसका मतलब हमारी जो लोकतंत्र है वह जिंदा है। हम उस लोकतंत्र की रखवाली अच्छे से कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। जिससे राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम है आपका इम्पीचमेंट। उसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, उसको कहते हैं हम महाभियोग। फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन अगर करते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है। ऑल्दो हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सच अ वायलेशन, ऐसा कभी आया ही नहीं है। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब कोई भी हाउस से, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, विद द चार्ज बिंग साइन बाय द 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। उस हाउस में जो मेंबर्स हैं उस मेंबर्स का 1/4 अगर साइन कर देते हैं तो ये चार्ज तुमको लग जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है आओ देखते हैं।
द प्रेसिडेंट इज गिवन 14। उसके बाद क्या होता है आओ देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज गिवन 14 days नोटिस बिफोर द प्रोसीडिंग begin and has the right to appear and be represented during the investigation। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति जी को 14 दिन पूर्व एक नोटिस दे दी जाती है कि मैम सर आपके ऊपर अब हम इम्पीचमेंट लगाने जा रहे हैं, ठीक है। एंड हैज़ द राइट टू अपीयर, और उनको अपीयर होना पड़ता है, टू बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन को अपनी तरफ से पक्ष रखते हैं। इफ़ अ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। यदि यह रिजोल्यूशन जो 1/4 मेंबर के द्वारा ऑफिस से पास किया गया, अब पास करने के बाद अगर ये सच्चाई निकल गई कि हाँ राष्ट्रपति जी ने पद का दुरुपयोग किया है, तो इस स्थिति में इफ़ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाई 2/3 मेजोरिटी, हाँ अब क्या होता है कि इस चीज़ को अगर 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया जाए, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, ठीक है। तो बात समझ में आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि तुम्हारा राष्ट्रपति जी का जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो लोकसभा से शुरू हुआ, लोकसभा में 1/4 मेंबर ने क्या किया, साइन कर दिया, साइन करके उसको बढ़ाया, ठीक है। तो अब अगर ये जो केस जब जांच किया गया और ये केस आपको लोकसभा में पास हो गया, मतलब लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी ने वोट दे दिया, और फिर राज्यसभा में आए तो राज्यसभा में भी पता चला हाँ यहाँ से भी 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास कर दिया गया कि हाँ भाई ये बात सही है, तब इस स्थिति में प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस। ध्यान दीजिएगा बोथ द हाउसेज, ओके। एंड इम्पीचमेंट इज सेमी जुडिशियल प्रोसेस इन द पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इवन दो दे कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हाँ ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर बताओ नॉमिनेटेड मेंबर्स राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो नहीं लेते हैं, तो क्या वे आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस में भाग ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इवन दो they cannot vote in the presidential elections. Members of state legislative assemblies and the UTs of the Delhi and Pondicherry who can vote in the presidential election do not participate in the impeachment proceeding। ध्यान दीजिएगा कि ये तो इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन ये आपको इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेते हैं। क्या राष्ट्रपति जी के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अब इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, टू बी एटलीस्ट 35 years एज, meet the qualifications to be a member of the Lok Sabha, not hold any office of profit under the union or state government or any local or other पब्लिक अथॉरिटी। मतलब जब ये पद पर बैठे, जब ये गद्दी पर बैठे, तो इनके तो जब बैठते समय इनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मीन्स डैट कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट सरकारी विभाग में काम नहीं करते रहना चाहिए, ये कहने का मतलब है। एक्सेप्शंस आर मेड फॉर द सिटिंग प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट, द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट। ओथ फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, शपथ, राष्ट्रपति जी का शपथ। बिफोर टेकिंग ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले द प्रेसिडेंट मस्ट टेक एन ओथ इन विच ही और सी स्वेयर्स टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। हम ऑफिस को अच्छे तरीके से काम करेंगे। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू बी द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कंडीशंस ऑफ द ऑफिस, ये हो गया, ये 3 चीज़ का वो हो गया। अब आते हैं कंडीशंस ऑफ द ऑफिस। Moreover, हालांकि the constitution sets the following conditions for the president in terms of the office. He should not be a member of the either house of the parliament. राष्ट्रपति जी किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की भी मेंबर नहीं होती हैं। इफ़ एनी सच person is elected as the president, he is deemed to have vacated his seats in that house on the date on which he enters upon his office as president। मीन्स डैट कि अगर मान लो कि कोई मेंबर्स है, कोई सदस्य जो होते हैं कि वह किसी हाउस के मेंबर हैं, जब वो राष्ट्रपति बनते हैं और जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उससे पहले उनको उस ऑफिस से त्यागपत्र देना पड़ता है, ये कहने का मतलब है। He should not hold any other office of profit। इसी चीज़ों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है कि अगर किसी दूसरे जगह पे सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं या फिर किसी सभा में
किसी हाउस में, लोकसभा राज्यसभा किसी हाउस में अगर आप हैं तो आपको राष्ट्रपति का शपथ लेने से पहले वहाँ पर आपको रिजाइन देना पड़ेगा। ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट फॉर रेंट टू द हाउस ऑफ टू यूज ऑफ द ऑफिशियल रेसिडेंस, मतलब इनका मुफ्त होता है, इनको यहाँ पर प्रिविलेज मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। ही इज इंटाइटल टू सच इमोल्यूमेंट्स अलाउंस एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट। हिज इमोल्यूमेंट्स एंड द अलाउंसेज कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। इस चीज़ को उनकी टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान ये कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है टर्म एंड वैकेंसी। देख लेते हैं इनको भी चलते चलते, ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका इसी वीडियो में। उम्मीद है मैं ख़त्म कर दूंगा इस टॉपिक को। इस प्रकार से हमने आपको राष्ट्रपति जी का इन शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस पर मैं पूरी सीरीज कंप्लीट करूँगा, पॉलिटी का भी, मेरा करंट अफेयर्स चल रहा है, करंट अफेयर्स को पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, प्लस पॉलिटी मैं कंप्लीट करूँगा, प्लस आपको यहाँ पे ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करूँगा। ये मैं 3 सब्जेक्ट को मैं लेके चलूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको अच्छे से आपको क्लियर करूँ। तो बस आपका मुझे साथ चाहिए, आपका मुझे प्यार चाहिए, आपका मुझे एक छोटा भाई है, पढ़ा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कराइए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन देता है। ठीक है, तो बने रहिए। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।